नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है डिप्रेशन। इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, जो एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आज हमारा विषय है डिप्रेशन। तो हम इस विषय में जानना चाहेंगे, क्योंकि हम हर घर में सुनते हैं, हर व्यक्ति ये कहता है डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। तो रियली में डिप्रेशन है क्या? सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे। राजेश जी, डिप्रेशन की जो सही डिफिनीशन है वो आज भी मेडिकल एथिक्स में आ नहीं पाई है। डिप्रेशन को हम एक्सप्रेस कैसे करें, ये बात एक सटीक लैंग्वेज में आज तक कोई लिख नहीं पाया, ना कोई बता पाया। लेकिन जो हम लोग अपने अनुभव से, या जो जितने फिजिशियन हैं, जब हम डिप्रेशन के बारे में चर्चा करते हैं आपस में बैठ करके, तो हम लोगों को ये लगता है कि मूड का डिसऑर्डर होना या चेंज इन मूड, हमारे मूड का अपने स्वाभाविक स्तर से बदल जाना, हम इसे डिप्रेशन कहते हैं। मान लीजिए कि हम अपनी रूटीन में सुबह 6 बजे उठते हैं और रात में 10 बजे तक अपने डेली रूटीन को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, और अचानक हमारे फ्रेंड को या हमारे परिवार के लोगों को या हमारे निकटवर्ती लोगों को ये लगे कि आज इनके जो वर्क इनका है वो उसमें कुछ अनियमता लग रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, और वो व्यक्ति भी अपने आप को ऐसा महसूस ना कर पा रहा हो कि हमको क्या कमी है, उसको भी ये फील हो रहा हो कि हम आज अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे, हम उसी को डिप्रेशन कहते हैं। यानी डिप्रेस करना मीन हो गया दबाना, हमारे मूड को डिप्रेस करना। अब चूंकि डिप्रेशन में हमारे ब्रेन का जो सेरेबेरम है, ये हमारे चिंता का भी केंद्र है, हमारे सोच का केंद्र है, हमारी बुद्धि का केंद्र है। हम वहां से विचार करते हैं, सामने वाले को प्रत्युत्तर देते हैं, ये सारा का सारा काम हमारे ब्रेन के सेरेबेरम से होता है। तो सेरेबेरम पर जब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर दो तरह के होते हैं। एक तो हार्मोनल चेंजेस होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हाइपोथैलेमस कैविटी के अंदर जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड के लिए, एड्रेनल ग्लैंड में मेल और फीमेल के अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं, और विशेष करके जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स है या महिलाओं में ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, इनके सेक्रेशन में जब अप डाउन हो जाता है तो वो ब्रेन के सेरेबेरम को भी प्रभावित करता है। और जब सेरेबेरम पर हार्मोन्स का इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा फिट नहीं हो पाता हमारे ब्रेन का, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोट्रांससेंटर जिसको हम कहते हैं, इसमें निकलने वाले सारे हार्मोन्स का ये केंद्र होता है, जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। बॉडी के सारे हार्मोन्स को एक तरीके का हम निर्देश देते हैं कि इसको किस एक्शन में, किस ऑर्गन में या किस टारगेट सेल तक जाना है। तो जब कभी हार्मोन्स का डिसबैलेंस हमारे ब्रेन में हो जाता है, ब्रेन के सर्कुलेशन में हो जाता है, तो उस समय हमारे सेरेबेरम के कार्य करने की क्षमता अपने आप पहले से डाउन होने लगती है। अब इसी को हम डिप्रेशन ले लेते हैं। आदमी ये नहीं सोच समझ पाता है कि हम क्या करें क्या ना करें। कभी कभी उसको ऐसी फीलिंग होती है कि वो खुद नहीं समझ पाता कि हमें क्या हो गया है। और जहां तक अगर हम ये डिप्रेशन की बात करें, तो डिप्रेशन हमारे यहाँ दो तरह का होता है। एक होता है एंडोजीनियस डिप्रेशन और एक होता है न्यूरोटिक डिप्रेशन। जो एंडोजीनियस डिप्रेशन होता है वो व्यक्ति अपने अंदर ही फील करता है, यानी वो खुद महसूस करता रहता है अपने आप को, उसी सोच में अपने आप को खुद शेयर करता है। यानी कहने का मतलब ये, वो अपनी अपनी कमियों को या अपने डिस्ट्रेस के मूड को स्वयं बर्दाश्त करता है, वो दूसरों से इसको शेयर नहीं करता। और जो न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है, ये व्यक्ति अपना काम सामान्य ढंग से करेगा, हंसता बोलता रहेगा, लेकिन वो डिप्रेस में रहेगा, यानी वो डिप्रेशन में रहेगा। ये दो कैटेगरी के डिप्रेशन हमारे यहाँ रखे गए हैं। अब हम दोनों को मिलाकर के ये कह सकते हैं कि चेंज इन मूड, या मूड का चेंज होना, या हमारी फीलिंग्स का बदल जाना, हमारी डेली रूटीन में परिवर्तन आ जाना, ये डिप्रेशन में आता है। कौन कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिनसे ये मालूम चल सके कि व्यक्ति को डिप्रेशन हुआ है? राजेश जी देखिए, बच्चों से लेकर के वृद्ध तक, यानी हर एज के ग्रुप में डिप्रेशन के रोगी देखे गए हैं। डिप्रेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि व्यक्ति अपने डेली रूटीन से अगर अलग दिखाई पड़ रहा है उसके घर वालों को। जैसे मानिए बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बहुत अच्छा हंसता खेलता था और अचानक वो उदास हो जाता है, अचानक उसके खेल में या वो अपने आप को अलग रखने लगता है। वही स्थिति युवा अवस्था में भी हो सकती है, वही स्थिति वृद्धावस्था में हो सकती है। तो जो कॉमन सिम्टम्स निकल के आते हैं वो होता है व्यक्ति में उदासीपन आना, अकेलापन महसूस करना, चुपचाप रहना, भूख करना लगना, लोगों से बातचीत करने में अपने आप को
अलग करके रखना, जैसे मान लीजिए कहीं हम दो चार दोस्तों के बीच में अक्सर हंसते बोलते रहते हैं और अचानक हमने अपने दोस्तों से दूरी बना लिया, हमारे हाथ पैरों में बहुत से ऐंठन हो रही है, कंधों में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आंखें भारी हो रही हैं और व्यक्ति जो कुछ सोचता समझता उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा है और अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स जो आ रही हैं उसको शेयर नहीं कर पा रहा है। ये तमाम ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम लोग ये एज ए फिजिशियन इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि व्यक्ति इस समय डिप्रेशन में जा रहा है। तो डिप्रेशन, जैसे महिलाओं में डिप्रेशन होता है, महिलाएं ज्यादा डिप्रेशन में आती हैं पुरुषों की अपेक्षा, यानी 10 to 8 अगर हम देखें कि महिलाओं में लगभग 8 गुना अधिक महिलाएं डिप्रेशन में आती हैं पुरुषों की अपेक्षा। अगर 10 पुरुष 100 में से 10 पुरुष डिप्रेशन में है तो 100 में से 80 महिलाओं को डिप्रेशन देखा गया है, एक जो औसत है, यानी पुरुषों की अपेक्षा लगभग 8 गुना। कारण उसका क्या है कि महिलाओं के पास वर्कलोड इतना ज्यादा होता है और उनकी जो फैमिली एटमॉस्फेयर होते हैं उनमें एडजस्ट करना, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि नई नई शादी हुई और एक लड़की दूसरे घर में बहू बन के आई, वो वहां के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो बहू होने के नाते वो अपनी भावनाओं को व्यक्त भी नहीं कर पा रही है, लेकिन उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट भी नहीं कर पा रही है, तो फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर वहां पे हमको ये लगता है कि इसको इस घर के माहौल में कैसे एडजस्ट करना है। फिर एज ए फिजिशियन जब वो हमारे पास आती है या इस तरह के रोगी हमारे पास आते हैं तो उनको उनके फैमिली एटमॉस्फेयर में हम फीलिंग्स को इंक्रीज करने के लिए सलाह देते हैं, हंसने बोलने की सलाह देते हैं। तमाम लक्षण ऐसे होते हैं। इसी तरीके से हमारे युवावस्थाओं में विशेषकर आजकल के जनरल पीढ़ी में आप देखते हैं कि लव का फेल्योर होना या डाइवोर्स होना, ये दो बड़े काज होते हैं हमारे युवा पीढ़ी में, जहां पर हम ये देखते हैं कि ये अगर लव में कहीं फेल्योर हो गए हैं या इनका कोई ऐसा अफेयर चल रहा है जहां पे इनको सफलता नहीं मिल रही, या कोई ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि लव बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन दोनों पारिवारिक तरफ से इतने प्रेशर होते हैं कि युवावस्था में जाने पे वो बहुत डिप्रेस में चले जाते हैं। और जहां तक वृद्धों की बात है, वृद्ध अवस्था में बुजुर्गों की बात है, बुजुर्गों में सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण अकेलापन बन जाता है। जब वो अपने पिछले जिंदगी को तलाशते हैं कि हमने बहुत अच्छी हैप्पी लाइफ बिताई है, 50 साल 60 साल में रिटायरमेंट के बाद फिर उनके बेटे या बहू या उनके लड़के या लड़की उनको वो महत्व नहीं दे रहे हैं जो एज ए फादर होना चाहिए, एज ए एल्डर फादर होना चाहिए या एज ए ब्रदर होना चाहिए, यानी उनका सम्मान भी गिर रहा है। उनको फील ऐसा होता है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि परिवार में ना होता हो, लेकिन उनकी फीलिंग्स ऐसी आ जाती है कि जैसा हमको चाहिए था उस तरह का एटमॉस्फेयर हमको नहीं मिल रहा है, तो वहां पर भी वो डिप्रेस में चले जाते हैं। यानी ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन के हैं और इस तरह के रोगी अक्सर चिकित्सकों के पास आते भी रहते हैं। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेशेंट डिप्रेशन में होता है तो वो कई तरह के मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेता है, जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, सोशल वर्कर के पास जाता है, समटाइम ज्योतिष जाता है, एस्ट्रोलॉजर वगैरह के पास जाता है, जी इससे बच सके। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से क्या डिप्रेशन क्योर हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे? देखिए राजेश जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया और आमतौर से इस तरह के सवाल इंटरव्यू में पूछे नहीं जाते, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। देखिए डिप्रेशन, जैसा हमने आपसे कहा था कि चेंज इन मूड है, मूड का चेंज होना ही डिप्रेशन है। तो जब हमारा सेरेबेलम यानी ब्रेन का जो पार्ट है, जब वहां पे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तो हमारी जो थिंकिंग पावर होती है वो भी लो हो जाती है। और जो जब थिंकिंग पावर हमारी लो हो जाती है तो हम सोचने समझने के लायक नहीं रह जाते हैं। हम ये विचार नहीं कर पाते कि हम क्या अच्छा करें क्या बुरा करें। हम अपने डेली रूटीन को करते रहते हैं, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां नजर आती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि घरों में बहुत से लोग ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आए हैं कि उनको साफ सफाई की बड़ी आदत पड़ जाती है। वो कहीं बैठेंगे तो साफ करेंगे, अंगुली से रगड़ देंगे, गिलास को एक बार नहीं 4 बार पानी गिराएंगे, धुलेंगे, फिर पिएंगे, बर्तन को 3 बार देखेंगे, कहीं पर बैठ रहे हैं या अपने कपड़े को 1 बार नहीं 4 बार उसको झाड़ेंगे कि कहीं इसमें कुछ हाथ तो नहीं गया, कोई कीड़ा तो नहीं लटक गया। इस तरह का जो दिग्भ्रमित होने वाला या एक तरीके का हम ये कह लें कि माइंड हमारा डाइवर्स हो जाता है। डाइवर्ट होने का तात्पर्य है कि हम जिस चीज को सही मानते हैं फिर भी हमारा मन उसको सही नहीं मानता। हम सही करते हैं मगर मन हमारा उसको सही नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा देखा गया है कि आस पड़ोस के लोग ये समझ जाए कि भाई ऐसा तो नहीं है, इनके ऊपर कोई साया वाया आ गई है या कोई ज्योतिष के पास इनको भेजना चाहिए, किसी तांत्रिक के पास भेजना चाहिए। ऐसा जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल सही है कि लोग अपने वो व्यक्त तो नहीं जाता,
पहले आप ये जान लें कि उसके गार्जियंस इस बात को मोल्ड करते हैं कि हमको फला साइकेट्रिक के पास, जैसे डिप्रेशन सीधे साइकेट्रिक का मामला नहीं कि हम इसको सीधे ये नहीं मान लें कि हमको सीधे किसी मनोवैज्ञानिक को ही दिखाना है। डिप्रेशन एक आम बीमारी है जो कभी आई और खत्म हो गई। हाँ, क्रॉनिक अगर डिप्रेशन बन गया है तो फिर हमको साइकेट्रिक के पास भी जाने की सलाह दी जाती है। लेकिन डिप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक फॉर टाइम बीइंग होता है, कभी आया कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, मान लिया हमके कोई ऐसा हमारे साथ दुर्घटना घट गई, कोई ऐसा हादसा हो गया जहां पर अचानक हमारे ब्रेन में वो सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हो गए और वो हार्मोनल चेंजेस एक बैग हो गए। विशेष करके महिलाओं में जब मेनोपॉज की सिचुएशन आती है, जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लगती है, तो उस दशा में एक विशेष कारण होता है कि वहां पे फीमेल हार्मोन्स कम होने लगते हैं और मेल हार्मोन्स ज्यादा डेवलप करने लगते हैं। क्योंकि बचपन में 14 साल तक मेल और फीमेल हार्मोन्स दोनों में समान निकलते हैं, लेकिन जो जो महिलाओं की एज बढ़ती जाती 14 साल के आसपास, उनमें फीमेल हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है और मेल हार्मोन्स बिल्कुल नील या मान लें कि बिल्कुल नील उनका सिक्रेशन रहता है। लेकिन 50 साल 55 साल के आसपास जब उनका मेनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने लगती है, तो उनके फीमेल हार्मोन्स डाउन होने लगते हैं और जो मेल हार्मोन्स अभी तक निष्क्रिय थे वो सक्रिय होने लगते हैं। तो महिलाओं के चेहरों पर बाल निकल आना, उनकी आवाज का चेंज हो जाना, सेक्स में उनकी दिलचस्पी ना रह जाना, ये तमाम ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं। और पुरुषों में एक आम बात है, उनके जीवन में तमाम ऐसी घटनाएं आती रहती हैं, बाहर उनका आना जाना है, तमाम ऐसे दृश्य होते हैं, तमाम ऐसे माहौल होते हैं जहां पर डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इन दोनों ही माहौल में पहले तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, आपके इंटरव्यू के माध्यम से अपने श्रोताओं को या दर्शकों को यह सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप डिप्रेशन, आपको लगता है कि आप डिप्रेस हो रहे हैं या उनके घर वालों को लगता है डिप्रेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी नजदीकी फिजिशियन से सलाह लीजिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति के हो, वो आपको बेहतर सलाह दे सकते हैं। आप अपने आप किसी दवा का उपयोग ना करें, कोई नींद की दवा ना लेना शुरू कर दें। विशेष करके कभी कभी ऐसा देखा गया कि डिप्रेशन में आदमी आ जाता है तो बहुत सी नशीली दवाओं का सेवन करने लगता है, ड्रिंक करने लगता है, हाई ड्रिंकर हो जाता है या हाई स्मोकर हो जाता है जिसको चेन स्मोकर आमतौर से कहते हैं। तो इन सब आदतों से बचने से पहले आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट कर लें। जहां तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने आपसे बताया था और फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं कि हमारे यहाँ किसी रोग की दवा नहीं होती है। हम सिस्टम और ऑर्गन की मेडिसिन रखते हैं, सिस्टम को ठीक करते हैं। चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम सेरेबेलम से संबंधित है, हमारे ब्रेन के और हार्मोनल सिस्टम से संबंधित है डिप्रेशन का मामला। तो हम क्या करते हैं, हम हार्मोन्स को सिक्रेट करने वाले हार्मोन्स की फंक्शन को इंक्रीज करने के लिए और ब्रेन के सेरेबेलम और हाइपोथैलेमस को कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी में लाने के लिए हम दवाओं का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमने 6 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया है, CNS, जिसका पूरा जिक्र मेरी बुक में भी है और उस बुक की डिमांड भी बहुत ज्यादा, हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जैसा कि आपको मैंने पिछले इंटरव्यू बताया था। तो CNS में हमने 6 दवाओं का एक कॉम्बिनेशन बनाया है। ये मेरे अपने 37 साल के अनुभव का है और इस कॉम्बिनेशन को देश के हजारों डॉक्टरों ने प्रयोग किया है और उन्होंने कई रोगियों पर इसका प्रयोग देखा और बड़े अच्छे परिणाम उनको मिले हैं। विशेष करके उन रोगियों पर जिनको महीनों नींद के वो शिकार नहीं होते थे, उनको नींद आती नहीं थी, केवल 1 घंटे 1.5 घंटे सोते थे। एक 1.5 साल के ऐसे रोगी उन लोगों के पास पहुंचते थे जो कहते साहब मुझको 2 साल से अच्छी नींद नहीं आ रही है। तो जब वो हमारे चिकित्सक साथी हमसे सलाह लेते थे तो मैं उनको कहता था आप CNS के साथ WE मिला करके दे दीजिए। CNS में हमने मिला रखा है F1-BEN1, L1A3, S5C5। ये हमारी क्रॉनिक कॉम्बिनेशन है, यानी अगर क्रॉनिक रोगी कोई है और उसको हमको CNS देना है तो ये हमारा क्रॉनिक कॉम्बिनेशन CNS का है, इसको हम CNS1 मानते हैं। अगर कोई एक्यूट रोगी हमारे पास आया है डिप्रेशन का, जिसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह से या पिछले 15 दिनों से ऐसा उसको लगता है, फील होता है कि वो डिप्रेशन में, या हमको एज ए फिजिशियन फील होता है कि डिप्रेशन में, तो वहां पे हम क्रॉनिक में हम क्या करते हैं, S5 को हटा करके S1 कर देते हैं, यानी S1C5, F1-BEN1 और L1A3। हमारा एक रनर CNS भी हमने बनाया जो हमने अपने प्रयोग के दौरान देखा। उसमें हम क्या करते हैं, ना हम S1 देते हैं ना हम S5 देते हैं, हम दोनों के स्थान को हटा करके P1 कर देते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को ज्यादा डेवलप करते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सारे कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं को पहुंच जाता है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई और कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है तो हमारे ब्रेन को भी बूस्टअप करने का एक नया फ्रेशमेंट उसको मिलता है, तो जल्दी से वो रिकवर हो जाता है। यानी हमने CNS को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक हमने क्रॉनिक CNS, एक हमने एक्यूट CNS और एक रनर CNS। रनर CNS का मतलब कि रोगी, कोई रोग आया डिप्रेशन का रोगी, आज 1-2 दिन में उसको लगा डॉक्टर साहब हम पिछले 2-3 दिनों से हमको बेहतर फील नहीं हो रहा है,
हमको लग रहा है कि हम कुछ अपने आप में भटके हुए हैं, या हमको कुछ ऐसा लग रहा है कि हम बेटर फील नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम रनर में ले लेते हैं। और अगर रोगी 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने वाला फील कर रहा है तो उसको हम एक्यूट में ले लेते हैं। और अगर इस तरह का रोगी आता है जो 3 महीने, 4 महीने या 1 साल, 2 साल से ही इस तरह का रोगी है, तो उसको हम क्रॉनिक में ले लेते हैं। तो सीएनएस के एक्यूट, क्रॉनिक और रनर में से हम एक का चयन करते हैं रोगी की कंडीशन के आधार पे, और उसमें हम एक इलेक्ट्रिसिटी डब्ल्यू मिलाते हैं। और ये दवा हम दिन में उसको 3 बार से 4 बार, जिस तरह उसकी कंडीशन हो, उसको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। और इन दवाओं के सेवन करने पे उसको नींद भी अच्छी आती है, सोता भी है। और जब नींद उसको 8 घंटे की अच्छी आती तो फिर सेरेबेरम को रेस्ट करने का जब मौका मिलता है, सेरेबेरम में हार्मोनल के जो चेंजेस होते हैं फिर वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, और फिर सेरेबेरम हमारा होम्योस्टेटिस में आने लगता है। और जैसे हमारा सेरेबेरम होम्योस्टेटिस में आता है, तैसे हम अपने आप को बेटर फील करने लगते हैं। ऐसे तमाम केस मेरे इस 37 साल के अनुभव में आए हैं, जहां पर हमने इस तीनों प्रकार के सीएनएस का उपयोग किया है, और हमारे तमाम साथी भी उपयोग कर रहे हैं। और अन्य चैनलों पर भी इस बात की चर्चा है कि सीएनएस के बारे में लोगों की चर्चा है। हालांकि लोगों ने कुछ आलोचना भी की कि सीएनएस आपने स्वयं बना दिया, मैटी जी ने नहीं बनाया था। दरअसल यहाँ पे सीएनएस मैटी जी या अनिल श्रीवास्तव का सवाल नहीं है, सीएनएस एक कॉम्बिनेशन है। मैंने अपने अनुभव से इसको, सीएनएस मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक मेडिसिन, मैंने इसका नाम दिया कि अगर हम इन 6 औषधियों को देते हैं तो ये हर रोग को कंट्रोल कर, चुकी छोटे से छोटा रोग भी अगर होता तो हमारा दिमाग उसमें लग जाता है। तो दिमाग को रोग से दूर रखने के लिए या फ्रेशनेस लाने के लिए हमने सीएनएस के इस कॉम्बिनेशन को यूज किया, और इस पर हमको बेहतर सफलता मिली। तो मैं अपने चिकित्सकों से भी अनुरोध करता हूं जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फिजिशियंस है कि D3 से वो इसको यूज करें, क्योंकि D3 तक ही यूज करने का प्रोसेस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे बेटर माना गया है। और इसके डाइल्यूशन की कोई प्रक्रिया है नहीं, पॉजिटिव निगेटिव की कोई प्रक्रिया नहीं है। सिर्फ D3 से अगर यूज करते हैं CNS प्लस WE दिन में 3 से 4 बार, और साथ में भोजन के पहले अगर केवल यशवन की 10 ड्रॉप रोगी को देते हैं तो रोगी उनका 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर बहुत ही बेटर फील करता है, और ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करे। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे और उसके घर वालों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और उस व्यक्ति को किस तरह का अपना खान पान रखना चाहिए? जी जी, बहुत ही, ये भी आपका सवाल बहुत अच्छा है और सामयिक सवाल है और इससे जुड़ा सवाल है। देखिए, डिप्रेशन में आने पर अगर हमको परिवार के लोगों को ये लगता है कि हमारा ये सदस्य हमसे कुछ अलग जा रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, तो पहली जिम्मेदारी तो एज ए गार्जियन उनके बाद, अगर बच्चा है तो माता पिता की, अगर बड़ा बच्चा है तो भाई बहन, सभी की, पूरे परिवार की, एक तरीके से हर फैमिली मेंबर्स की एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि पहले तो व्यक्ति के साथ हंसने बोलने का उपक्रम होना चाहिए, व्यक्ति को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि उसको इस तरह की संभावना या सांत्वना देनी चाहिए जिससे वो अपने दिल की बातों को शेयर कर सके। कभी कभी ऐसे तमाम प्रसंग आ जाते हैं जहां पर बाप बेटों में या माँ बेटी में तमाम ऐसे प्रकरण होते हैं जहां पे वो अपने आप को अपने माता से या पिता से शेयर नहीं कर पाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि फिर उनके मन में ये बात चलती रहती है और ये बात बदलते बदलते सुसाइड तक चली जाती है। इस नाते पहली चीज तो जिम्मेदारी है कि माता पिता को जब ये लगता है कि हमारा बच्चा या हमारा भाई या हमारे पिता अपने दैनिक क्रिया से जरा भी अलग उनको फीलिंग होती है, तो तत्काल उनके साथ सांत्वना के साथ, प्रेम व्यवहार के साथ, उनकी भावनाओं को समझते हुए उनसे बातचीत करनी चाहिए। यदि बातचीत से हो सकता है उनके मन की कोई बात निकले, क्योंकि बात कहने से अगर दिल की बात बाहर निकलती तो उससे एक सांत्वना मिलती है उस व्यक्ति को। तो एक बेटर फीलिंग करने के लिए पहले तो उनको आपस में तालमेल बना करके उनकी परेशानियों को समझना होगा। और जब ये लगता है कि हाँ, ये परेशानी हम लोगों से ही शेयर करने से बदल सकती है, परिस्थितियां बदल सकती हैं। कभी किसी होता है कि बाहर बच्चे लड़ाई करके, झगड़ा करके चले और घर में नहीं डर के मारे बता रहे हैं, और अगर माता पिता ने उनको प्यार से सम्मान दे करके और पुचकारते हुए उस समस्या का हल कर दिया, या उस एक्स पार्टी जा करके उनका मेन मिलाप करा दिया, या कभी कभी लव केसेज में भी ऐसा होता है कि मान लिए कोई लड़का या कोई लड़की किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है और वहां पे माता पिता नहीं जान रहे, या उसको डर या भय है कि हमारे परिवार में ऐसा होगा, तो वहां पे मैं ये चाहूंगा एज ए फ्रेंडशिप मदर फादर को या गार्जियंस को अपने उस व्यक्ति के साथ जिसको ये डिप्रेशन लग रहा है, उसके साथ बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर में, फ्रेंडली, एक दोस्ताना माहौल में उससे बातचीत करनी चाहिए, और उसको हंसते बोलते रहना चाहिए। टीवी के सीरियल वगैरह दिखाएं, न्यूज़पेपर्स पढ़ाएं, कुछ गीत संगीत, म्यूजिक एक ऐसा ट्रेड है राजेश जी कि म्यूजिक हर मर्ज की दवा है। म्यूजिक के साथ भी डिप्रेशन कम किया जा सकता है, इस पर कभी खुल के चर्चा होगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर हम फैमिली एटमॉस्फेयर में इन चीजों को ला करके
डिप्रेशन के रोगी को डिप्रेशन से दूर कर सकते हैं। हाँ, अगर ये लगता है कि भाई ये बात अब डॉक्टर के बस की ही है, तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना। डॉक्टर भी सबसे पहले सलाह ही देता है। एक अच्छा फिजिशियन वही होता है जो दवा का प्रयोग कम कराए रोगी को, और रोगी को सलाह या कुछ इस तरीके के सुधार या उनके खान पान में प्रयोग बता दे जिससे रोगी बेटर फील करे। जहां तक आपने खान पान की बात की, डिप्रेशन के रोगी को मनचाहा भोजन दीजिए। मेरी तरफ से एज ए फिजिशियन मैं कहूंगा कि चूंकि रोगी डिप्रेस में रहता है, तो उसको जो बेटर लगे कि मुझे आज ये खाना, तो आप उसको वही दे दीजिए। वो 2-3 दिन या 4 दिन अगर उस तरह खाना खाएगा, फिर जब उसको लगेगा नहीं अब हमको कुछ परिवर्तन करना है, तो वहां पे उसका परिवर्तन कीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप उसको जबरदस्ती कहें ये खाइए और वो डिप्रेशन में है, वो नहीं खा रहा है। तो ये खान पान, हालांकि खान पान तो आपको लाइट फूड ही लेना है, ज्यादा मिर्च मसाले नहीं लेने, कोई ऐसा और फैटी एसिड वाले नहीं लेने जिससे आपके ब्रेन पर प्रेशर और पड़े या आपके हार्ट पर उसका प्रेशर पड़े। लेकिन आमतौर से रोगी की चॉइस के फूड भोज्य पदार्थों का चयन रोगी को स्वयं करने दे। क्या आपको क्या अच्छा लग रहा है, हम आपके लिए क्या बना दें। जैसे माँ है तो पूछ ले बेटा तुमको क्या खाना है, या फादर पूछ ले भाई आज तुमको क्या पसंद आ रहा है। इस तरीके का एक, जैसे मैंने एक लाइन में कह दिया कि रोगी से दोस्ताने माहौल में बातचीत किया जाए, तो रोगी अपने आप को बेटर फील करेगा और बहुत ही जल्दी रिकवर कर जाएगा। जी राजेश जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई और सबसे बड़ी तो ये उम्मीद जगाई कि बिना किसी साइड इफेक्ट के हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, और आपने सीएनएस मेडिसिन का भी जिक्र करा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस तरह से आपसे जानकारियां लेते रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार। और चूंकि रात में आप सब हमको भी समय दे रहे हैं और मुझे भी आपके लिए समय निकालना पड़ा, ये दोनों का एक अच्छा कम्युनिकेशन है, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपके एडिटर का, आपके चैनल का। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी।